शिक्षक का मतलब ये है कि खुद जलता है दीपक की भांति और दूसरे का जीवन चमकाता है। असली शिक्षक या असली गुरु वही है, तो उनकी भूमिका वो समझ ही नहीं पाते। सब आज प्रलोभन की दुनिया के साथ चल रहे हैं। वो शिक्षक भी बच्चों को ये सिखा रहा है कि ईमानदारी से कुछ नहीं होगा, तू भी मेरी तरह बेईमानी कर। कि जो बच्चा अपने आप पढ़ के सेलेक्ट हुआ है या मे बी कहीं और पढ़ के सेलेक्ट हुआ है, कुछ और विधि उसने काम में ली है, ऐसे बच्चे को खरीद लेते हैं कि तू हमारे लिए बोल माइक पे, कैमरा पे, हम तुझे इतने पैसे दे देंगे कि तू इस इंस्टीट्यूट में पढ़ा है, उसकी टी-शर्ट पहना देंगे, उसके कपड़े पहना देंगे। तो बच्चा जब उसी समय बिक गया, उसको खरीदने वाला भी बिकाऊ व्यक्ति, क्योंकि वो इस तरह से काम कर रहा है, और वो भी बिक गया। अब आप मुझे बताइए, बड़ी-बड़ी प्रशासनिक सेवाओं पे ही बच्चे जाएँगे, तो कहाँ इंसाफ कर पाएँगे समाज के साथ और जनता के साथ? तो मैं तो ऐसे-ऐसे सबूत आपको दे सकता हूँ, जिनमें कॉपीज़ के हाल ये हैं, जो बोर्ड की साइट्स तक पे डली हुई हैं। उन कॉपीज़ में ये तक लिखा हुआ है, उन कॉपीज़ में आंसर गलत है और चेक करने वाले ने अपनी राइटिंग से सही कर रखे हैं आंसर, कैसे भी इसके पूरे नंबर आ जाएँ। नमस्कार, मैं हूं मनीषा सैनी। आप सभी का स्वागत है आज के पॉडकास्ट में। आज की हमारी चर्चा का विषय रहेगा शिक्षा और परीक्षा। और चर्चा के लिए हमारे साथ हैं हमारे अपने प्यारे अनमोल। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि शिक्षा में परीक्षा का क्या महत्व है। देखिए, मैंने हमेशा 2 बातें की हैं कि सांसारिक ज़िंदगी अलग है, आध्यात्मिक ज़िंदगी अलग है। अगर सांसारिक जीवन की आप बात करें, तो परीक्षा का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि इंसान ने सांसारिक दुनिया में एक समाज का निर्माण कर लिया। एक व्यक्ति तो यहाँ रहता नहीं है। वैसे तो मैं ये कहता हूँ कि ऐसी ज़िंदगी आप जिया करो, जैसे आप इस दुनिया में एक ही हैं, जो सबसे पहले आए हैं, आपके अलावा कोई नहीं है। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है, इंसान बहुत सारे हैं। तो लोगों को कुछ प्राप्त करने के लिए जो उनको चाहिए, रोटी, कपड़ा, मकान तो चाहिए, लेकिन उसके अलावा भी बहुत कुछ चाहिए के लिए उनको कहीं न कहीं परीक्षाएँ देनी पड़ती हैं। तो शिक्षा में परीक्षा का महत्व सांसारिक दुनिया के हिसाब से राइट है, लेकिन आध्यात्मिक जीवन की अगर हम बात करें, तो उसमें परीक्षा जैसी कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि आध्यात्मिक जीवन सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रेम के आधार पे चलता है। प्रेम में कोई परीक्षा होती नहीं है। अब आप बोल रहे हैं कि क्या महत्व है इसका? तो इसका महत्व यही है कि रियल परीक्षा हो, ये नहीं फर्जी टाइप से परीक्षा हो गई कि सही कसौटी पे ही नहीं उतरे और इंसान को स्कूल लेवल पे देखें तो उसको पास कर दिया, या कॉलेज लेवल पे कैसे भी कॉपी चेक कर दी। तो परीक्षा का अपना महत्व ज़रूर है, क्योंकि हम जानते भी हैं कि ज़िंदगी एक परीक्षा है। मैं उस आधार पे नहीं बोल रहा, जो धर्म वगैरह बोलते हैं कि जीवन तो एक परीक्षा है, जो इस परीक्षा में पास हो जाता है उसको आगे लड्डू मिलते हैं, या ज़िंदगी के बाद कुछ मिलता है, स्वर्ग में या जन्नत में कुछ मिलता है। मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मेरे अनुसार अध्यात्म में तो उसी पल सब कुछ मिल जाता है। लेकिन सांसारिक ज़िंदगी की अगर हम बात करेंगे, तो परीक्षा का अपने आप में महत्व है। और शिक्षा की आपने बात की है, तो शिक्षित व्यक्ति वो नहीं होता जो परीक्षा दे करके किसी को सहमत करे। शिक्षा अंदर से आती है, रियल शिक्षा। लेकिन जिस शिक्षा के लिए आपने मेरे से प्रश्न किया, उसमें तो परीक्षा का महत्व है। ये तो आपका जवाब रहा व्यवहारिक के लिए, व्यवहारिक ज्ञान, परीक्षाएँ। लेकिन जब हम स्कूली शिक्षा की बात करें, जब छोटे बच्चों की स्कूली शिक्षा की बात करें, तो उसमें परीक्षा का क्या स्ट्रक्चर रहता है? देखिए, अगर आप स्कूल में छोटे बच्चों की परीक्षा की बात करते हैं, तो मैं कहूँगा कि एजुकेशन सिस्टम पे अपने देश में भी बहुत काम हुआ है। सभी देशों में काम हुआ है, लेकिन कोई सही निष्कर्ष पे पहुँचा नहीं। अपना देश भी ये बोलता है कि पहले की जो शिक्षा पद्धति थी वो शानदार थी। हर कोई व्यक्ति पहले की बात करता है कि पहले ये था, पहले ये था। अगर पहले वालों से पूछें तो मालूम चलेगा कि वो बोलते हैं उससे पहले सही था। तो कोई भी निष्कर्ष पे नहीं पहुँचा कि रियल शिक्षा पद्धति क्या होगी। लेकिन परीक्षा शुरू से है अस्तित्व में। शुरुआत में भी चाहे प्रैक्टिकल तरीके से सिखाया जाता था। मान लीजिए युद्ध करने के लिए शस्त्र चलाना सिखाना है, तो शस्त्रों के लिए भी परीक्षा ली जाती थी गुरुओं के द्वारा। शास्त्रों की अगर बात करें, शास्त्रों का अध्ययन सिखाया जाता था, तो उसके लिए भी वो अपने ढंग से परीक्षा लेते थे। चरित्र की बात करें, जो समाज के हिसाब से चरित्र चित्रण होता था, उसके लिए भी गुरु अपने हिसाब से परीक्षा लेते थे। आज वो परीक्षा स्कूली रूप से होती हैं। आज के अगर ढाँचे की बात करें, तो बेईमानी इसमें विद्यमान हो चुकी है, और बेईमानी के कारण छोटे-छोटे बच्चों का जीवन खराब हो रहा है, जो उनके पेरेंट्स को मालूम ही नहीं होता। कैसे नहीं मालूम होता? कि बच्चे को पहले से मालूम होता है कि हमारी परीक्षा में कौन से सवाल आएँगे। मान लीजिए परीक्षा में 20 सवाल आने हैं, तो बच्चे को 30 करा दिए जाएँगे। उनकी मात्रा इतनी कम कर दी गई है कि बच्चे को एग्ज़ैक्ट पेपर लगभग मालूम ही हो जाता है। और ये सारा काम किस लिए किया जा रहा है? पेरेंट्स को खुश करने के लिए, क्योंकि पेरेंट्स अगर खुश रहेंगे,
तो वो फ़ीस टाइम पे देंगे, स्कूल को पसंद करेंगे। तो पेरेंट्स के दिमाग में भी अपने बच्चे की फ़ेक छवि बन रही है। मैं कह रहा हूँ परीक्षा लो ही मत ना अगर इतनी प्रॉब्लम है तो। परीक्षा अगर ले रहे हो तो उसकी कसौटी बिल्कुल रियल होनी चाहिए, ऑथेंटिक होनी चाहिए। बेईमानी का नाटक नहीं होना चाहिए। बेईमानी सिर्फ़ इस बात के लिए की जा रही है कि स्कूल फल-फूल जाएगा, टीचर्स को कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर किसी बच्चे के मार्क्स कम आ रहे हैं, तो पेरेंट्स हंगामा कर देंगे स्कूल में कि आप क्या पढ़ा रहे हो? किस बात की फ़ीस लेते हो? क्योंकि सरकारी स्कूल के हालात तो देश के अंदर पता ही है शुरू से। उन्होंने कैसे भी करके प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चे को डाला और प्राइवेट स्कूल में भी वो आरोप लगाने को तैयार हो जाते हैं कि हमने बड़ी मुश्किल से तो फ़ीस जमा कराई है, आप पढ़ा क्या रहे हो? तो टीचर्स के ऊपर आ जाता है, तो कौन पंगा लेगा? हर कोई अपने हाथ को बचाने की कोशिश करता है और डायरेक्टर भी यही चाहता है, तो डायरेक्टर भी कह देता है कि टीचर्स को कि आप भी हल्की कॉपी चेकिंग करें और हद तो तब हो जाती है कि अगर बच्चे को वो 30 प्रश्न भी याद नहीं होते, तो उनको ट्यूशन पढ़ाने वाली मैडम मार्क्स दे देती हैं, उनकी कॉपी सरल चेक कर देती हैं और जब पेरेंट्स रिज़ल्ट चेक करने आते हैं, रिज़ल्ट देखते हैं, तो उनसे मुस्कुरा के बात की जाती है, उनको उल्लू बना दिया जाता है, बच्चे को चॉकलेट दे दी जाती है या बच्चे को कोई गिफ्ट दे दिया जाता है, बढ़िया फ़ोटोग्राफ़ी करा दी जाती है, पेरेंट्स को भी ऐसा महसूस कराया जाता है कि आपके जैसा तो कोई बच्चा ही नहीं है। तो ये सब नाटक अगर चलेंगे, तो छोटी क्लासेस में ही बच्चों का पूरा शोषण हो जाएगा। फिर धीरे-धीरे जब वो बड़े हो रहे हैं, तो उनको शिक्षा के नाम पे कुछ नहीं आएगा, वही 30-40 क्वेश्चन आएँगे और फिर आगे की जो परीक्षाएँ हैं, वो इतनी हार्ड हैं, सरकारी नौकरी की परीक्षा हो या कोई-सी परीक्षा हो, उसमें वो बच्चा सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो आपके कहने का मतलब ये हुआ कि स्कूल और टीचर सिर्फ़ अपनी परफ़ॉर्मेंस पे ध्यान देते हैं। उन्हें कोई मतलब नहीं है कि बच्चा शिक्षित हो रहा है या बिल्कुल, नहीं। बिल्कुल। जैसे जैसे नहीं होता कि देश का रिज़ल्ट बढ़ाना है, लेकिन बढ़ाना कैसे है? गुणवत्ता तो बढ़ानी नहीं है, सबको पास कर दो। आपको मालूम है पहले कभी आप छोटे होंगे तो आपने एग्ज़ाम दिया होगा, तो 40 से 45% रिज़ल्ट जाता था 10th बोर्ड का। अगर कोई 10th पास हो गया, तो उसको तो ऐसे मानते थे ये तो बहुत तगड़ा काम करके आया है। अगर फर्स्ट डिवीज़न आ गई तो ये समझ लीजिए पूरे मोहल्ले में लड्डू बँटेंगे। लेकिन आज 70% वाले बच्चे को क्या आता है, अगर आप अंदर जाके देखेंगे, चेक करेंगे, तो आप हैरान हो जाएँगे कि कितनी बड़ी बेईमानी का खेल इस देश में युवा पीढ़ी के साथ हो रहा है, बच्चों के साथ हो रहा है और मज़े की बात ये है कि कोई बोलने वाला ही नहीं है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि शिक्षा के नाम पर मतलब युवा पीढ़ी क्या बच्चों के साथ भी बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। तो आपके अनुसार क्या होना चाहिए? शिक्षा जो अभी वर्तमान में चल रही है, व्यावहारिक शिक्षा या उनके कौशल पे ध्यान दिया जाए? किस प्रकार की शिक्षा का स्ट्रक्चर होना चाहिए? आपने कहा कि किस तरह की शिक्षा प्रणाली होनी चाहिए कि बच्चों को रियल में आना चाहिए, उनका कौशल बढ़ना चाहिए या फिर किताबी शिक्षा की आपने बात की। मैं आपसे बोल रहा हूँ कि किताबों में चीज़ें कैसे लिखी गई। किसी को सच बोलना है, वो किताब में लिख दिया गया कि सच बोलना है। लेकिन किताब में लिखा तो इसलिए था ना कि पुराने लोगों ने उसको खोजा या विज्ञान का कोई एक्सपेरिमेंट है जिसको खोजा। अब वो कोई बताने वाला आएगा तो नहीं जिसने खोजा है या किसी ने सच की बात की है, ईमानदारी की बात की है, कविताओं की बात की है, वो तो मर गए, खप गए। उन्होंने किताबों में भी लिख दिया या उनकी बात को किताबों में डाल दिया पब्लिशर्स ने। तो किताबों की अपनी जगह अहमियत तो है। भई आपका प्रश्न ये कह रहा है कि किताबें तो बेकार हैं, बच्चों को कुछ आ ही नहीं रहा, किताबें-किताबें पढ़ रहे हैं। बिल्कुल सही बात भी है। काला अक्षर भैंस बराबर आ ही नहीं रहा। लेकिन बच्चों के अंदर प्रैक्टिकल करके भी नहीं आएगा अगर ईमानदारी की कसौटी सब में नहीं है। क्योंकि एक बच्चे से कौन-कौन रिलेटेड होता है? उसके टीचर्स, स्कूल के डायरेक्टर, मैनेजमेंट, प्रिंसिपल, इंचार्ज, बच्चा खुद, उसके पेरेंट्स, उसके दोस्त। अगर ये सारी संस्थाएँ ईमानदार नहीं हैं और सही दिशा में काम नहीं कर रही हैं, तो फिर आप किताबी सिस्टम लगा दीजिए। बात तो वही आई है ना कि भई उन्होंने वो विद्या सिखाई, हिसाब धनुष चलाना सिखाया, उन्होंने किताब में बताया। अब किताब को भी ढंग से नहीं पढ़ा और अगर हम प्रैक्टिकल कराएँ, जो आज स्कूल्स में हो चुका है कि एक्टिविटी कराओ, गेम्स कराओ, उनमें कितनी बड़ी-बड़ी बेईमानियाँ हैं। उसमें भी पेरेंट्स को उल्लू बनाया जाता है, जिस बच्चे को कुछ भी नहीं आता, उसको भी डांस के नाम पे हाथ-वाथ चलाने के लिए खड़ा कर दिया जाता है और उससे 1000, 1500, 2000, 3000, 4000 तक रुपए ले लिए जाते हैं और फिर उस बच्चे को पीछे कहीं खड़ा कर दिया जाता है। एनुअल फंक्शन हो जाता है या कोई प्रोग्राम हो जाता है, माँ-बाप ताली बजा लेते हैं, एक रील बना लेते हैं, खुश हो जाते हैं। उस बच्चे को पहले भी कुछ नहीं आता था और अब भी कुछ नहीं आया। तो यहाँ पर आपकी जो बात है कि प्रैक्टिकल ज्ञान होना चाहिए, कौशल बढ़ना चाहिए, वहाँ पे भी वो ठस हो गया और किताबी ज्ञान भी खत्म हो गया। तो ज्ञान कोई-सा भी हो, किताबों की अपनी अहमियत है। हम पुराने लोगों को कैसे पढ़ेंगे? भई आज तो सोशल मीडिया का ज़माना है, आज तो हम यूट्यूब के द्वारा या किसी प्लेटफ़ॉर्म के द्वारा पढ़ सकते हैं। लेकिन पढ़ना मात्र ही सही नहीं है, कसौटी ईमानदारी की होनी चाहिए। फिर आप प्रैक्टिकली काम करें या फिर किताब से काम करें। किताब से काम करने के बाद भी आपको प्रैक्टिकल में तो जाना ही पड़ेगा। मैं आपको सिखा दूँ, एक बॉल होती है, किताब में देख लो। एक बैट होता है, किताब में देख लो। विकेट होते हैं, पिच होता है, सब कुछ होता है। लेकिन जाना तो आपको ग्राउंड में पड़ेगा। अगर मैंने आपको ग्राउंड में डायरेक्ट भेज दिया और आपका मन नहीं हुआ खेलने का, आप धूप से डर गए या आप बेईमान व्यक्तित्व के मालिक हैं, आप शुरू से बेईमानी करते हैं, तो आप बार-बार कन्नी काटेंगे और मज़े-मस्ती करने भग जाएँगे। आपको वो क्रिकेट खेलना भी एक तरह से बोझ महसूस होगा। तो दोनों ही चीज़ें अपनी जगह सही हैं, लेकिन अगर ईमानदारी की कसौटी पे नहीं हुई और ये सारे लोग बेईमान हुए, इन्होंने सबने अपना ही अपना फ़ायदा देखा, तो फिर कोई-सी भी चीज़ सही साबित नहीं होगी, समाज में बच्चों का नुकसान ही होगा।
अभी आपने चर्चा में बताया प्रैक्टिकल का, तो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम से संबंधित ही मैं अगला सवाल पूछना चाहूँगी। जो हमारे बोर्ड के प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होते हैं, जैसे होम साइंस या साइंस में जो बाहर से असेसर आते हैं, देखा जाता है कि चाहे प्राइवेट स्कूल हो या सरकारी स्कूल हो, उस असेसर की इतनी आवभगत करते हैं, इतनी खातिरदारी करते हैं, क्या वो सही है? ये जो एक्सटर्नल जो एग्ज़ामिनर्स आते हैं, ये किया तो अच्छे के लिए ही था। चीज़ें अच्छे के लिए भी की जाती हैं, लेकिन मैंने कहा ना कि वो लागू किस कसौटी पे हो रही हैं। अगर कसौटी बेईमानी की है, तो काम फिर बेईमानी का होगा और परिणाम भी बेईमानी का होगा। परिणाम सही नहीं आएँगे। जब आप साइंस की बात करते हैं, तो साइंस तो प्रैक्टिकल विषय है ही। अगर आप कुछ आर्ट्स के सब्जेक्ट्स की बात करते हैं, फाइन आर्ट्स की बात करते हैं या कॉमर्स के भी कुछ विषयों की बात करते हैं, तो उनमें प्रैक्टिकल है। तो प्रैक्टिकल तो अपनी जगह सही लगाए थे, लेकिन धीरे-धीरे, धीरे-धीरे उनके माँगने की स्थिति ज़्यादा बढ़ गई। ये हुआ कहाँ से? जैसे होम साइंस का प्रैक्टिकल होता था। होम साइंस में क्या होता था कि बच्चे खाना बनाते थे, कुछ अच्छी-अच्छी चीज़ें बनाते थे, तो वो जो एग्ज़ामिनर आया उसको सामने परोसते थे। तो वो उसके लिए खान-पीन हो जाता था और ये भी ध्यान में रहता था कि भई यही हमको नंबर देगा, तो आवभगत के तौर पे हम उनका स्वागत करते थे। ये नहीं था कि हम उनको खरीदने की इंटेंशन रखते थे और ना वो लोग बिकना चाहते थे, उनका भी मन नहीं था बिकने का। लेकिन धीरे-धीरे जो आवभगत की इंटेंशन है वो तब्दील हुई कुछ लोगों से कि साहब हमको तो नंबर चाहिए, तो अब आपको हम गिफ्ट दे रहे हैं। तो ये जो खान-पीन था ये तब्दील हुआ गिफ्ट्स में और गिफ्ट कब पैसों में बदल गए ये मालूम ही नहीं चला। फिर 1 एग्ज़ामिनर लेता था, फिर 2 लेने लगे, 3 लेने लगे। लास्ट में तो ऐसी हालत हो गई कि एग्ज़ामिनर अगर नहीं ले रहा ना, तो वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता था कि जब सभी ले रहे हैं, तो फिर मुझे लेने में क्या दिक्कत है? और कुछ गाँव के या जो रूरल जगह है जहाँ पे जो स्कूल्स बड़े-बड़े होते हैं, उनमें संख्या ज़्यादा होती है बच्चों की, तो उनको 1-2 के नंबर तो दिलाने नहीं होते, उनको तो सारे बच्चों के नंबर दिलाने होते हैं। उस शर्त पे वो क्या करें? तो हम तो ये भी सुनते आए हैं कि वो तो अटैची खोल के रख देते थे सामने, पूरा बिक जाता था टीचर। तो ये बिल्कुल गलत तरीका था, करा अच्छे के लिए था, लेकिन हो गया ये गलत। आज की तारीख में अगर देखें तो मैं समझता हूँ इसकी अहमियत ही ख़त्म कर देनी चाहिए क्योंकि अहमियत तो है, लेकिन हो कुछ भी नहीं रहा और कभी-कभी उन बच्चों के साथ नुकसान हो जाता है, जो रियल में अच्छे हैं, लेकिन कोई सत्यवादी आ जाता है ना कई बार कि नहीं मैं तो ईमानदारी से नंबर दूँगा, तो इस कंडीशन में बाकी सारे स्कूल्स को तो बढ़िया नंबर मिलेंगे, लेकिन कोई इक्का-दुक्का स्कूल रह जाता है केवल इस बात से कि ये तो ईमानदार आदमी है। जब सबको ही ज़्यादा से ज़्यादा नंबर देने हैं, तो फिर इनका मतलब ही क्या है? तो चीज़ लगाई अच्छे के लिए थी, लेकिन नियत बिगाड़-बिगाड़ के फ़ायदा उठाने के चक्कर में स्कूल वालों को डराते थे, परेशान करते थे, उनसे आवभगत करवाते थे। कई बार तो बदतमीज़ियाँ तक हो जाती थी, कई बार स्कूल वाला भी इतना हार्ड होता था कि वो लड़ लेता था। बहुत सारी चीज़ें होती थी। तो बच्चों को भी ये मालूम है और बच्चे जानते भी हैं, पैसे देने पड़ते हैं, सब बातें हैं। मैं समझता हूँ कि ये चीज़ बंद होनी चाहिए और जो मार्क्स है ना, वो परीक्षा में ही जुड़वा देने चाहिए। मार्क्स की बात चली है, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि एक बच्चे के एग्ज़ाम के मार्क्स मतलब उसकी अंक तालिका कितना उसके जीवन में महत्व रखती है? या कहें तो क्या वही व्यक्ति शिक्षित कहलाएगा जिसकी अंक तालिका में मार्क्स बहुत अच्छे हैं? मैडम क्लास में स्वच्छता पे निबंध पढ़ा रही हैं और जैसे ही उन्होंने निबंध पढ़ाया, वैसे ही घंटी लग गई और लंच हो गया। लंच में उन्होंने वहीं टिफ़िन खा लिया। टिफ़िन खा के उसका जो भी कचरा था, कागज़ थे, वो वहीं फेंक दिए। मैडम ने कुछ देर पहले स्वच्छता पे निबंध कराया है। बच्चों के ज़हन में क्या गया कि हमको कराया तो गया है, लेकिन स्वच्छता के हाल ये हैं। तो ना तो पढ़ाने वाले को पता कि रियल में वो चीज़ हमको आ रही है या नहीं आ रही, ना पढ़ने वालों को पता। आपने बिल्कुल सही कहा कि किताबों से पढ़ना ही सब कुछ है या वाक़ई में ज्ञान कुछ और है। ज्ञान ज़रूरी नहीं है किताबों से आए, लेकिन ये भी है कि कहीं से भी आ सकता है। तो फिर किताबें भी सोर्स हो सकती हैं। लेकिन किसी व्यक्ति में ईमानदारी से उसको ग्रहण करने की आदत ही नहीं है, तो वो किताबों से भी गलत ग्रहण करेगा, वो हर जगह से गलत ग्रहण करेगा। हुआ इस देश में यही है कि किताबें खूब आ गईं, बातें बहुत आ गईं, लेकिन लोगों ने उसको ईमानदारी से लिया ही नहीं और जब ईमानदारी से नहीं लिया तो हालत यही हो गए। फिर चाहे स्वच्छता की बात हो या मान लीजिए किसी भी चीज़ की बात हो, समाज में हम सिखाते हैं कि गालियाँ नहीं बकनी चाहिए, गलत काम है। घूस नहीं लेनी चाहिए, गलत काम है। भ्रष्टाचार नहीं करना चाहिए, गलत काम है। लेकिन सारे काम हो रहे हैं। हम सिखा रहे हैं, लेकिन हो रहा उसका उल्टा है। तो शिक्षित व्यक्ति वो नहीं कहलाता, जो किताबों से पढ़-पढ़ के नंबर ले आता है। नंबर लाना एक अलग बात है, ये डाटा कलेक्शन की बात है। डाटा कलेक्ट करना कोई बुरी बात नहीं है, उसकी याद करने की कैपेसिटी बहुत अच्छी है, इसमें क्या दिक्कत है? लेकिन डाटा कलेक्ट कर लेने से ही तगड़ा आदमी नहीं बनता। और फिर जो उसने डाटा कलेक्ट किया है, उसके जीवन में कितना काम आ रहा है? और डाटा कलेक्ट करके वो वहाँ फेंक पाया या नहीं फेंक पाया? क्या पता किसी ने डाटा बहुत अच्छा कलेक्ट कर लिया, लेकिन एग्ज़ाम के वही 3 साढ़े 3 घंटे में नहीं फेंक पाया, सवा 3 घंटे में। तो फेंकना भी ज़रूरी है। तो मार्क्स कई बार बच्चों के आ जाते हैं। हमने तो ये देखा है जिन बच्चों के मार्क्स आ रहे हैं वो ज़्यादातर फ्लॉप हो गए अपनी ज़िंदगी में और जिनके मार्क्स कम आए हैं, वो ज़िंदगी में कुछ ना कुछ बन गए। तो यहाँ पे आप शिक्षा किसको कहेंगे? शिक्षा वाक़ई में ईमानदारी से ज्ञान अर्जन करने की प्रक्रिया है ना? शिक्षा ये नहीं है कि झूठ ही झूठ चल रहा है
उसको भी पता है बच्चे को कि मैं रट लेता हूँ और लिख देता हूँ, लेकिन जैसे ही कहीं घुमा के कोई बात आ जाती है तो मैं फ्लॉप हो जाता हूँ। तो सही कह रहे हैं आप कि शिक्षा केवल किताबों से नहीं है और परीक्षा देने से ही नहीं है, क्योंकि उस 3 सवा 3 घंटे में बच्चे का पता नहीं चलता कि उसका जीवन क्या है। बच्चे को वो जानते नहीं हैं, बच्चे का व्यवहार नहीं जानते, बच्चे का नाम तक नहीं लिखा जाता बोर्ड क्लासेस में, तो हमको कैसे पता चलेगा? और आजकल तो टिक लगाने का सिस्टम आ गया। क्या पता किसने कैसे टिक लगाए हैं, क्या पता किसने क्या किया है, और ख़ासकर गवर्नमेंट जॉब्स में तो टिक लगाने का सिस्टम आ गया। अब टिक लगाने से कैसे पता चलेगा कि बच्चे के अंदर क्या है? इसी का कारण है कि परीक्षा की कसौटी पे भी सही लोग उतर के आगे नहीं आ रहे, इसलिए फिर देश में प्रॉब्लम हो रही है, समाज में प्रॉब्लम हो रही है। ये तो आपने बहुत सही कहा। दर्शकों, हम भी जानते हैं, हमारे भारत में एक बहुत ही बड़े गणितज्ञ हुए हैं, रामानुजन। जब उनकी कहानी हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो हमें पता चलता है कि उनके शिक्षक उनसे बहुत नाराज़ थे, क्योंकि वो सिर्फ़ और सिर्फ़ गणित ही पढ़ना पसंद करते थे। बाकी सभी सब्जेक्ट में वो फ़ेल हो जाया करते थे। लेकिन आज गणित में और हमारी शिक्षा में उनका कितना बड़ा योगदान है, ये हम सभी जानते हैं। तो ये तो हम मानेंगे कि सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी अंक तालिका ये तय नहीं करेगी कि बच्चे का भविष्य क्या रहेगा। उसका पूरा ओवरऑल जो ज्ञान है, वो ही उसे सक्सेस करेगा। और सक्सेस की अगर बात करते हैं, तो हमारे समाज में सबसे ज़्यादा सक्सेस उसे ही माना जाता है, जो सरकारी नौकरी करता है। तो सरकारी नौकरी की अगर हम बात करें, तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि जो वर्तमान समय में सरकारी नौकरियों का जो स्ट्रक्चर है, वो कैसा है? देखिए, सरकारी नौकरी की आपने बात की तो सरकारी नौकरी तो हर कोई चाहता है। लेकिन वो चाहता क्यों है ये बात समझनी चाहिए। सबको कंफर्टेबल ज़ोन में जाना है और सबको ये प्रयास करना है कि एक बार कैसे भी मेहनत हो जाए, उसके बाद फिर आराम से जीम के खाएँगे। एक बार अगर घुस गए नौकरी में तो फिर हमको कोई निकालने वाला नहीं है, यानी पुख्ता। तो ये एक बार की जो मेहनत है, ये कहाँ तक सही है? क्योंकि ज़िंदगी तो खुद अनिश्चितताओं में, आप खुद अपना भविष्य निश्चित करना चाहते हैं कि इसके बाद कुछ भी नहीं है। तो जो लोग इस तरह की विचारधारा रखते हैं, उनमें ये चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो सरकारी नौकरी पाने के लिए कुछ न कुछ गलत काम करेंगे। गलत काम करने में कई बार हमारे सामने ऐसी चीज़ें आती हैं और कई बार नहीं, आज के परिवेश में तो बहुत ज़्यादा आ रही हैं। जब हम 2024 में ये बात कर रहे हैं, तब हम देखते हैं कि पेपर आउट हो जाते हैं, परीक्षाओं में चीटिंग्स हो जाती हैं, ऊपर की ऊपर सिलेक्शंस हो जाते हैं। तो इस तरह से अगर सरकारी नौकरियों में बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं, तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं इन चीज़ों का। जो सरकारी व्यक्ति आएगा, जॉइन करेगा, वो तो फिर समाज का नाश ही करेगा। और अगर आप इसके डीप में जाएँगे, तो आपको मालूम होगा कि पेपर आउट करने वाले या घपलेबाज़ी करने वाले कोई निश्चित लोग नहीं हैं कि साहब ये एक व्यक्ति है, ये परीक्षा दे रहा है, ये अपने लिए 20 लाख का पेपर खरीदेगा या 15 लाख का पेपर खरीदेगा। इसके पीछे बड़ी ताकत होती है और बड़ी ताकत वो होती है जो रिलेटेड होती है उन नौकरियों से। अब नौकरियों से डायरेक्टली मान लीजिए या इनडायरेक्टली मान लीजिए, रिलेटेड होते हैं कोचिंग संस्थान के लोग। तो चाहे कितना भी आप लोगों को पकड़ लीजिए कि ये घपलेबाज़ी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, कहीं न कहीं वो इनके टच में ज़रूर होते हैं। उनको कहीं न कहीं अपनी कोचिंग को ऊँचा रखने के लिए, क्योंकि ऐसा खेल स्कूल वाले भी अक्सर कर लेते हैं कि बच्चे की परसेंटेज आ जाएगी, तो फिर हमारा नाम हो जाएगा। इस तरह की जब चीज़ें करते हैं, बेईमानी करते हैं, तो शुरुआत ही बेईमानी से हो गई। इसके साथ-साथ एक बेईमानी और करते हैं कोचिंग वाले कि जो बच्चा अपने आप पढ़ के सेलेक्ट हुआ है या मेबी कहीं और पढ़ के सेलेक्ट हुआ है, कुछ और विधि उसने काम में ली है, ऐसे बच्चे को खरीद लेते हैं कि तू हमारे लिए बोल माइक पे, कैमरा पे, हम तुझे इतने पैसे दे देंगे कि तू इस इंस्टीट्यूट में पढ़ा है, उसकी टी-शर्ट पहना देंगे, उसके कपड़े पहना देंगे। तो बच्चा जब उसी समय बिक गया, उसको खरीदने वाला भी बिकाऊ व्यक्ति, क्योंकि वो इस तरह से काम कर रहा है और वो भी बिक गया। अब आप मुझे बताइए, बड़ी-बड़ी प्रशासनिक सेवाओं पे ही बच्चे जाएँगे, तो कहाँ इंसाफ़ कर पाएँगे समाज के साथ और जनता के साथ? तो इस स्थिति में ये जो नाटकबाज़ी चल रही है, ये पूरी की पूरी समाज में गड़बड़ पैदा कर देती है। तो जब पेपर लीक होता है, तो उस स्टूडेंट की मानसिकता क्या होती होगी जिसने मेहनत की है और फिर वो पेपर लीक हो गया और उसकी मेहनत बर्बाद हो गई? ये कोई ख़ास बात नहीं कि लोगों को समझ में नहीं आती, ये तो एक सामान्य बुद्धि का व्यक्ति भी समझ जाता है। कि जो लोग मेहनत कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, उनको नहीं मिल पाता, उनका हिस्सा कोई खा जाता है और फिर उनको सांत्वना दी जाती है कि चिंता मत करो, एक दिन तो आएगा, एक दिन तो आएगा। उसको मालूम ही नहीं चलता कि कौन-सा दिन आएगा, कब आएगा और मेरा हिस्सा कौन खा गया और कब तक खाता रहेगा। ये तो बाद में पता चलता है कि हाँ, ये भी घपलेबाज़ी से लगा था, हाँ, ये भी घपलेबाज़ी से लगा था। बाद में फिर उनकी चेन पकड़ में आती है, इसने तो पेपर ही आउट कर लिया था। ऐसी-ऐसी चीज़ें आती हैं, वो बच्चा मरता चला जाता है। और मैं एक बात और बताऊँ आपको कि जो बच्चा घपलेबाज़ी करता है या जिसके लिए की जाती है, वो कभी भी, चाहे वो छोटी क्लास का हो, बड़ी का हो, चाहे वो सरकारी नौकरी का हो, वो ज़िंदगी किसी को बताने की स्थिति में नहीं होता। क्योंकि चोर थोड़ी ना बताएगा कि मैंने चोरी की है। इसलिए ये चीज़ें छुपी रह जाती हैं। अगर बच्चा सामने आ जाए, तो फिर काम ही हो जाएगा ना। तो कोशिश ये की जाती है बेईमानी करने वालों से कि अगर जिस बच्चे की करा रहे हैं या एक ग्रुप की करा रहे हैं, तो किसी को कानो-कान खबर ना हो। लेकिन हाँ, ये सच बात है कि उन बच्चों के साथ ज़्यादती हो जाती है जो ज़िंदगी भर मेहनत करते हैं। इसीलिए मैं सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले बच्चों को एक सलाह देता हूँ कि आप मार्जिन पे काम ना करें। या मान लीजिए कोई खिलाड़ी है,
या कोई भी इंसान है, आप मार्जिन पे काम ना करें। आप ये सोचें कि मुझे टॉप क्लास रिज़ल्ट देना है। कितना नीचे लेके आएँगे आपको? कितना? इतना नीचे जिस दिन लाने लग गए ना कि टॉप वालों को भी साइड में रख दिया। हाँ, आपकी रैंक ऊपर-नीचे कर सकते हैं, लेकिन इतने टॉप वालों को भी जिस दिन साइड में लाने लग गए और उनका सिलेक्शन हो गया जो काबिल ही नहीं है, तो फिर वो इतनी तेज़ी के साथ पकड़ में आएँगे कि फिर जनता ही रोड पे आ जाएगी, भूचाल हो जाएगा। और जनता आज भी रोड पे आती है इन मसलों पे, लेकिन जनता की जो बूस्टिंग है, उबाल है उनमें, वो ब्लास्ट के तौर पे नहीं आता अभी। लेकिन अगर ऐसा होने लगा और सामने आ गया कि जो टॉपर है उसको नीचे पटक दिया बिल्कुल ही, उसको फ़ेल कर दिया, ऐसा कभी-कभी हो सकता है लेकिन ज़्यादातर नहीं होता। मैं तो आपको ऐसी-ऐसी चीज़ें बता सकता हूँ जो मैंने अपने जीवन में देखी हैं कि थर्ड डिवीज़न भी नहीं आया उस बच्चे की कॉपी में और बोर्ड क्लासेस में उसके पूरे में से पूरे नंबर हैं। ऐसी अथाह चीज़ें मैं आपको बता सकता हूँ। बोर्ड क्लासेस में आप देख लीजिएगा। तो बोर्ड क्लासेस हों, चाहे सरकारी एग्ज़ाम हो, सब में इस तरह की घपलेबाज़ी है। इससे बच्चों को बहुत पीड़ा झेलनी पड़ती है समाज के द्वारा, पेरेंट्स के द्वारा। अब यहीं तो मैं बोलता हूँ फिर कहाँ है ऊपर वाला, कहाँ है देखने वाले? कब तक हम बोलते रहेंगे तू लगा रहे, लगा रहे। एक दिन आता है जब लड़की हो तो उसकी शादी कर दी जाती है, लड़का है तो उसको प्राइवेट नौकरी में जाना पड़ता है। अगर वो प्राइवेट नौकरी में नहीं जाएगा तो रोटी कैसे खाएगा? अपने माँ-बाप को कैसे खिलाएगा? सरकारी नौकरियों की जब बात ही चल रही है, तो सरकारी नौकरी में होने वाला आरक्षण कितना सही है? इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? देखिए मैंने कभी भी सही-गलत की बात नहीं करी। अगर आपने भी मुझे सुना है पहले तो आपने देखा होगा मैं अक्सर ही बोलता हूँ कि सही-गलत मैं तय नहीं करता। मैं सिर्फ़ सत्य-असत्य की बात करता हूँ। लेकिन फिर भी आपने मुझसे पूछा है तो मैं आपको ये कहूँगा कि जिस भी प्रजाति को पीड़ित किया जाएगा, एक समय बाद वो फ्रस्ट्रेशन में आएगी, एक समय बाद उनमें असंतोष पैदा होगा और एक समय बाद वो रिवेंज ज़रूर लेगी। ये सवाल आप महिलाओं को रख के भी पूछ सकते हैं, अगर महिलाओं को पहले दबाया हुआ था, तो आज महिलाएँ इतनी ज़्यादा उबाल खा के सामने हैं कि वो मानना ही नहीं चाहती कि आदमी भी सही हो सकता है। इसी तरह से जो आपने बात की उसमें भी यही चीज़ लागू है। आप भूतपूर्व की स्थिति क्यों भूल जाते हैं कि उन लोगों के साथ क्या हुआ है? फिर ये बोल के आप साइड में हट जाते हैं कि पहले हुआ है तो कोई बात नहीं, अब रफ़ा-दफ़ा कर लो। तो अब बराबर का काम तो होगा ना पहली चीज़। बड़ा वो होता है जो बराबरी की बात करता है। बड़ा वो नहीं होता कि तुमने मेरा हिस्सा खाया अब मैं तुम्हारा भी खाऊँगा या पहले खा लिया अब रहने दो बराबर कर लो। बड़ा वो होता है, ईमानदार वो होता है, सच्चा वो होता है, प्रेम भाव में वो होता है कि नहीं वाक़ई में किसी के साथ गलत हो रहा है। कई बार मैंने कहा भी कि बड़ा वो है जो उत्पादन के साधन हाथ में होने के बाद भी उनका दुरुपयोग नहीं करता। तो दुरुपयोग कोई भी जाति ना करे तो चीज़ें सही हैं। लेकिन मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सही है। मेरे हिसाब से सब सही है, सब गलत है, लेकिन सत्य इम्पोर्टेंस रखता है। अगर सत्य की कसौटी पे लोग नहीं उतर रहे, तो फिर वो किसी भी जाति के हों, वो नुकसान करेंगे ही समाज का, सांसारिक दुनिया का, आपसी लोगों का, रिश्तेदारों का, पूरी इंसानियत वो कचरे के डिब्बे में डाल देंगे। लेकिन कई बार ये भी देखा गया है कि एक व्यक्ति आरक्षण पाकर एक बहुत अच्छी पोस्ट पर पहुँच गया है। मान लीजिए किसी प्रशासनिक सेवा में ही चला गया है। उसके बच्चे भी आरक्षण ले रहे हैं सिर्फ़ जाति के आधार पे। तो केवल जाति के आधार पे आरक्षण होना चाहिए या बच्चे की काबिलियत के आधार पर होना चाहिए? देखिए, हम कौन होते हैं किसी को फ़ायदा देने वाले? जब हम बात करते हैं ऊपर वाले की, तो ऊपर वाला जो है ना, या परमात्मा बोल लीजिए या प्रोसेस बोल लीजिए या एक सच्चाई बोल लीजिए, वो सच्चाई सबको देख रही है। हम कुछ नहीं कर सकते। हमारे हाथ में जब जीवन नहीं है, कभी भी हमारी मृत्यु आ सकती है, हमको अगले पल का पता नहीं होता, तो हम कौन होते हैं किसी को देने वाले? हम दे ही नहीं सकते उनको। तो किस आधार पे देंगे, क्यों देंगे? अरे हम कोई मालिक हैं क्या? सीधी-सी कहानी है कि जो हो रहा है होने दें, अपने आप चीज़ें घूम-घूम के आती हैं। जैसे पहले दबाया जा रहा था, अब फ़ायदा भी मिल रहा है। तो अब दिक्कत ये आ रही है कि जो कैंडिडेट्स नहीं प्राप्त कर पा रहे, उनको रोना तो आएगा ही। लेकिन क्या उनकी चीख सुनी गई कभी, जिनको पहले रोना आ रहा था? तो ये तो वही वाली बात हो जाएगी रिवेंज लेने वाली। मैं कह रहा हूँ ये तब भी सही नहीं था, ये अब भी सही नहीं है। तब भी गलत नहीं था, अब भी गलत नहीं है। अपन को सच्चाई कसौटी पे चलना है, अपने को प्रेम भाव रखना है। ये नहीं है ये मिल जाए, ये मिल जाए। जिसमें दम होगा वो किसी भी कास्ट का होगा, आज नहीं तो कल वो सामने आएगा। हो सकता है कम मात्रा में लोग उसको स्वीकार करें। हो सकता है कम मात्रा में उसका आर्थिक फ़ायदा हो, लेकिन वो अपनी छाप ज़रूर छोड़ेगा अगर उसमें काबिलियत है तो। काबिलियत के लिए गवर्नमेंट जॉब के पीछे भागना कितना सही? क्योंकि कई साल निकल जाते हैं, सक्सेस नहीं मिलती है और उसकी उम्र निकल जाती है, अब वो प्राइवेट जॉब के लायक भी नहीं रहता। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, ये आपके पिछले जो क्वेश्चन है ना उसका आंसर भी है कि क्यों पंगा लेना? जब सरकारी नौकरी के हालात ही यही हैं, तो फिर वो कोई सी भी जाति का हो, क्या मतलब है इस जाति का, उस जाति का, दोनों ही गड़बड़ काम कर रहे हैं। दोनों ही उस चीज़ के लिए लड़ रहे हैं कि साहब इससे तो हमको बहुत कुछ मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। अरे जियो ना जी भर के, ऐसी चीज़ क्यों ले रहे हो? और फिर उन लोगों को नहीं देख रहे जिन्होंने अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया, शुरू से लेकर कब बूढ़े हो गए पता नहीं चला। क्योंकि बूढ़ा व्यक्ति वो नहीं है
जो उम्र के साथ बूढ़ा हुआ है। बूढ़ा व्यक्ति वो है जिसकी इच्छा शक्ति खत्म हो गई या जिसमें क्रांति करने की इच्छा खत्म हो गई। तो परीक्षाओं की तैयारी करते-करते व्यक्ति इतना निढाल हो जाता है, बिल्कुल हताश हो जाता है कि अब मुझे तो कुछ नहीं मिल रहा, मैं क्या करूँ? ऐसी स्थिति में कई बार लोग आत्महत्या तक कर लेते हैं। तो आपके प्रश्न में ही जवाब है कि क्या करना है ऐसी चीज़ को, जिसमें इतनी हालत खराब हो जाए। और बहुत सारे काम हैं, आज प्राइवेट सेक्टर में भी अगर आप में गुण है, आप में दम है, आप में काबिलियत है या ऐसा कोई काम जो आप ही कर सकते हैं, मैं कह रहा हूँ सरकारी नौकरी से कई गुना उसमें मिलता है। फिर दूसरा सेक्टर बिज़नेस वाला आ गया, अगर आपको वाक़ई में आर्थिक स्थिति में आगे जाना है, तो बिज़नेस बहुत अच्छा ऑप्शन है। फिर लोग बोलते हैं तो होगा कैसे? अरे भैया तुमको मेहनत करनी नहीं है, तुमको एक बार मेहनत करनी है और एक बार मेहनत करके बस ठप्पा लग जाए, ज़िंदगी बन जाए, वो वाला काम करना है। तो जिनको ये वाला काम करना है, वो तो भागेंगे ही पागल की जैसे सरकारी नौकरी की तरफ। पर इसमें व्यक्ति खुद भी क्या करे? क्योंकि हमारा समाज जो है, वो भी जो सरकारी नौकरी करता है, उसको एक अलग नज़रिए से देखता है और प्राइवेट नौकरी करने वाले को अलग नज़रिए से देखता है। ख़ैर, ये तो सरकारी नौकरी की बात थी। एक बार फिर से हम आते हैं स्कूली शिक्षा पे। स्कूली शिक्षा में जो बोर्ड के एग्ज़ाम होते हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बोर्ड क्लास की आपने बात की तो बोर्ड क्लास का मुझे अनुभव मान लीजिए या मेरा जीवन इसमें निकला है, करीब 20 साल हो गए आज तक। बोर्ड क्लास की स्थिति ये हो गई है कि आज अगर हम देखें, हम ये पाएँगे कि ऐसे-ऐसे बच्चे पूरे में से पूरे मार्क्स ला रहे हैं, जिनको हिंदी लिखना नहीं आती, जिनको इंग्लिश लिखना नहीं आती और किस कारण से ले रहे हैं? ज़रूर उनके पीछे कोई न कोई चीटिंग वाला खेल हुआ है। अब चीटिंग भी 2-3 तरीकों से होती है। एक तो सेंटर पे ही हो गई, दूसरा सेंटर पे काम नहीं बना, तो जहाँ कॉपी चेकिंग हो रही है उसका कोड निकलवा के कॉपी चेकिंग में गड़बड़ कर दिया। तो ये जब चीज़ें हो रही हैं, इस तरह से काम हो रहा है तो फिर नाइंसाफ़ी नाइंसाफ़ी है, इंसाफ़ तो कहीं हो रहा नहीं है। बोलने वाला कोई है नहीं क्योंकि बोर्ड में आपको मालूम है रीटोटलिंग होती है, रीचेकिंग के लिए भी कोई चैलेंज करे तो काम बनता है। लेकिन चैलेंज तो वो अपनी कॉपी का करेगा ना, वो उन कॉपीज़ का थोड़ी ना करेगा क्योंकि वो तो अपनी कॉपी ले सकता है, यही अलाउड है। दूसरे की कॉपी जो पूरे में से पूरे नंबर ला रही है, वो उसके लिए थोड़ी ना बोलेगा। तो मैं तो ऐसे-ऐसे सबूत आपको दे सकता हूँ, जिनमें कॉपीज़ के हाल ये हैं, जो बोर्ड की साइट्स तक पे डली हुई हैं। उन कॉपीज़ में ये तक लिखा हुआ है, उन कॉपीज़ में आंसर गलत हैं और चेक करने वाले ने अपनी राइटिंग से मैच कराते हुए कि इसकी राइटिंग मैच करे, वो साफ पता चल जाती है। सही कर रखे हैं आंसर, कैसे भी इसके पूरे नंबर आ जाएँ, तो साफ दिखता है। लेकिन पेरेंट्स को मालूम नहीं है कितना गलत हो रहा है, किसी को नहीं मालूम। स्कूल वाले अपनी वाहवाही कराने के लिए ऐसा काम कर देते हैं और पेरेंट्स भी उनके जंजाल में आकर के कि इसमें तो बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, अपने बच्चों को वहाँ डाल देते हैं। बच्चों का पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है और इस तरह से जो बच्चे टॉप करते हैं, वो बच्चे आगे खत्म हो जाते हैं। उन बच्चों को ये मालूम ही नहीं है क्योंकि वो बच्चे शिकायत भी नहीं करते आगे आके। उनको मालूम ही नहीं है यार कि ये तुम्हारे लिए नहीं किया, ये तुम्हारा इस्तेमाल करके खुद के फ़ायदे के लिए किया है। तो ये बातें सब छिपी रह जाती हैं, सब कुछ खत्म हो जाता है और एजुकेशन वहीं बनी रह जाती है क्योंकि आज की तारीख में बोर्ड एग्ज़ाम्स ही सब कुछ है क्योंकि स्कूली स्तर पे तो सबको पास करने का आदेश है और जब बोर्ड के एग्ज़ाम्स में ये प्रॉब्लम होगी और ये बेईमानी होगी, तो फिर आप देख लीजिए कि बोर्ड की शिक्षा कहाँ जा रही है, उसमें परीक्षाओं का क्या हाल हो रहा है। इसका मतलब तो ये हुआ कि जो बोर्ड की कॉपियाँ चेक होती है, उसमें पूरी तरह से पारदर्शिता भी नहीं होती है। तो एक टीचर की कितनी ज़िम्मेदारी बन जाती है जब बोर्ड की कॉपियाँ वो चेक करने बैठता है? देखिए 3 तरीके से बेईमानी होती है। सबसे खतरनाक बेईमानी तो है जो लापरवाही की है। अब आप बोलेंगे लापरवाही की बेईमानी और वो भी इतनी खतरनाक बता रहे हैं आप। कई बार होता है मन नहीं है चेक कर दिया। कई बार कोई नशा करके बैठा है टीचर, कई होते हैं दारू पीने वाले, कॉपी चेक कर दी। कई बार इतनी कॉपीज़ हैं मन नहीं है, सोनू तू कर दे, मोनू तू कर दे या वाइफ़ से चेक करा ली। ऐसी कंडीशन में जिन बच्चों के नंबर नहीं आने थे, उनके साथ तो इंसाफ़ हो जाता है। ये मान लीजिए इंसाफ़ क्या उनको फ़ायदा मिल जाता है और रियल में जिसके पूरे नंबर आने चाहिए थे या कॉपी बहुत तगड़ी थी, उस बच्चे के साथ नाइंसाफ़ी हो जाती है, उस जगह पे वो नीचे गिर जाता है। तो सबसे बड़ी बेईमानी तो उस टीचर के लिए लापरवाही है। तो पहली चीज़ तो कॉपी चेक करने वाले को ये ध्यान में रखना चाहिए कि वो कॉपीज़ उतनी ले जितनी उसकी काबिलियत है और कॉपीज़ पूरे ध्यान से, मन से चेक करे, बच्चों की ज़िंदगी का सवाल है। दूसरा, टीचर्स लोग जब ड्यूटी देते हैं, तब ये कोशिश रहे कि वो वहाँ पे बच्चों को सहयोग दें। बच्चों को ज़बरदस्ती परेशान ना करें, तू इधर से उठ जा, तू ये कर ले, ये तरीका है क्या? इस तरह की बातें नहीं करें। बच्चा वहाँ पे प्रॉब्लम में नहीं आ जाए, मानसिक रूप से पीड़ित नहीं हो जाए। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि पता चले सामूहिक चीटिंग हो रही है और कोई कुछ नहीं बोल रहा। भाई बच्चे का ध्यान रखो, बच्चे ने थोड़ा-बड़ा इधर-उधर से पूछ लिया, मैं कह रहा हूँ कि पूछना उसी बच्चे को सार्थक महसूस होता है जिसको आता है। कई बार कई बोर्ड्स ऐसा करते हैं कि हम तो बुक स्टाइल एग्ज़ामिनेशन लेंगे, यानी बुक रख दी जाएगी और उससे बच्चा देख के लिखेगा। उसमें भी बच्चे फ़ेल हो जाते हैं, क्यों? जिसने पूरे साल नहीं पढ़ा, वो बुक देख के भी आंसर सही नहीं लिख पाएगा क्योंकि वो ढूँढ ही नहीं पाएगा इतनी देर में।
3 सवा 3 घंटे में। तो जो बच्चा पूरे नंबर लाने की स्थिति में होता है, वो इधर-उधर से कुछ कन्फ्यूज़न दूर कर लेता है। मैं नहीं कह रहा कि वो सही चीज़ है, उसका समझ में भी आता है, लेकिन सामूहिक टिपाई हो रही है, लोग मिले हुए हैं, बाहर से सेटिंग हो जाती है, इस तरह के कारनामे अगर हो रहे हैं, तो फिर ये टीचर की गलती है, जो एग्ज़ाम ले रहा है उसकी गलती है। तो कॉपी चेक करने वाले को एक लापरवाही का ध्यान देना है, एक टीचर को ड्यूटी देते हुए ध्यान रखना है। तीसरी चीज़, टीचर का कोड तक निकाल लिया जाता है स्कूल वालों के द्वारा कि कौन-सी जगह कॉपी गई है। आज लोग पैसों में यूँ ही बिक जाते हैं, दारू की पार्टी दे दी उसमें बिक जाते हैं, एन्जॉय करा दिया काम हो गया। चीटिंग्स में बिके जो बिके, सेंटर पे बिके जो बिके, लेकिन कॉपी चेक करने में भी बिक रहे हैं कि देख लेना भई मैं इतने पैसे दे दूँगा, ये हमारे स्कूल का टॉपर है, इसके इतने मार्क्स आ जाएँगे तो हमें फ़ायदा हो जाएगा, तुम देख लो। इस तरह की चीज़ें भी अस्तित्व में हैं, मैं बिल्कुल विश्वास के साथ कहता हूँ, आप जाँच करा लीजिए कहीं पे भी, ये पक्का निकलेगा और ये राजनेताओं को भी पता है, लोगों को भी पता है, बहुत सारे स्कूल वालों को भी पता है। ये सब कुछ होता है, इसमें इन्वॉल्व्ड तो सरकारी लोग ही ज़्यादा होते हैं, क्योंकि बेईमानी तो वहीं से ही होगी ना, क्योंकि जो ड्यूटी दे रहा है वो भी सरकारी व्यक्ति है, जो कॉपी चेक कर रहा है वो भी सरकारी व्यक्ति है। पहले तो प्राइवेट का था भी थोड़े बहुत करते थे चेक, लेकिन अब शायद प्राइवेट का बंद कर दिया है, तो सब लोग सरकारी हैं। तो वही बात आ गई कि सरकारी लोग बेईमानी कर रहे हैं और उनकी बेईमानी से ये सारा खेल हो रहा है। तो मैं टीचर्स को ये सलाह दूँगा कि लापरवाही छोड़ें, बेईमानी छोड़ें, एग्ज़ाम को सही तरह से कंडक्ट कराएँ, किसी बच्चे की ज़िंदगी का सवाल है। तो लापरवाही कैसे छोड़ी जा सकती है? क्योंकि हमने ये देखा है कि एक व्यक्ति तो ईमानदार है, पर साथ वाली पूरी जमात उनकी बेईमान है, तो फिर उसका भी नहीं चलता है। या तो वो परेशान होके नौकरी छोड़ेगा या अपना ट्रांसफ़र करवाएगा। तो ऐसी स्थिति में फिर वो टीचर क्या करे जो ईमानदारी से काम करना चाहता है? देखिए, मैं आपसे पूछता हूँ, आप कौन से रास्ते पे जाना चाहती हैं अगर ऐसा होता है तो? और मैं उस खिलाड़ी से पूछता हूँ जो क्रिकेट खेलता है कि बैट तेरे हाथ में भी है, बैट तेरे दूसरे पार्टनर के भी हाथ में है। पर तेरा खेलने का तरीका अटैकिंग है, उसका डिफेंसिव है। खेल दोनों क्रिकेट ही रहे हैं, पर ये आपको तय करना पड़ता है कि आपका दिल किस चीज़ को गवाही देता है। अगर आपने उस चीज़ को स्वीकार कर लिया कि सब ऐसे ही हैं, तो मैं भी ऐसा हो जाऊँ। आप अपना काम कीजिए ना। कई बार बोला मैंने कि आप इतने बुद्धिमान रहिए कि आपके साथ कोई ना करे कि भैया तुम रिश्वत लेते होंगे, तुम गड़बड़ करते होंगे, तुम गलत कॉपी चेक करते होंगे, मैं तो ईमानदारी से रहूँगा। लेकिन अगर मैं कॉपी चेक करूँ, तो मैं वहाँ सत्यवादी कीड़ा बन के किसी बच्चे का भविष्य खराब नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे मालूम है कॉपियाँ ढीली चेक होती हैं। नॉर्म्स दे दिए गए हैं कि बच्चा कुछ भी लिखे उसको पास करो, तभी तो पासिंग परसेंटेज बढ़ चुकी है। हमारे दादा-नाना जब हुआ करते थे, कोई 10वीं पास भी है तो उनमें ज्ञान इतना तगड़ा होता था। आज बच्चा अखबार नहीं पढ़ पा रहा है ढंग से, तो ये इसी का नतीजा है कि वहाँ आ रही है 80-90 सब खराब हो रहा है। तो ये आप तय कीजिए कि लोग तो गड़बड़ी कर रहे हैं, टीचर्स तो गड़बड़ी कर रहे हैं, पूरा महकमा गड़बड़ है, सब जगह गड़बड़ है, लेकिन आपको कैसे चलना है? आपको कोई परेशान करेगा कि तू ऐसा कर दे, वो उस शर्त पे करेगा जब वो आपको पैसा देगा, क्योंकि उसको पीछे से मिला है। मान लीजिए आपके हाथ में कॉपी आ गई, किसी को पीछे से पैसा मिला और आप बहुत ईमानदार हैं साहब, आपने कभी बेईमानी नहीं करी और आप ये युक्ति अपनाते हैं कि मैं तो नहीं करूँगी, चाहे दूसरा करे। और मैं दूसरे को टोकूँगी भी नहीं। तुम कुछ भी करो, मुझे जीने दो, मैं नहीं करूँगी। लेकिन ऐसी कंडीशन कई बार आ जाती है कि बाहर से फ़ोर्स मिलता है, राजनीतिक लोगों से या किसी जानकार से कि मैडम ये तो आपको करना ही पड़ेगा, हमारी इज़्ज़त का सवाल है, इतने पैसे ले लो, इतने पैसे ले लो। वहाँ आपको दिक्कत आ जाएगी। तो वहाँ आपको थोड़ा-सा अलग रवैया अपनाना पड़ेगा कि मैं तो नहीं करूँगी, मैं रियल में बड़े तरीके से इसको नंबर दूँगी, आपकी बात भी रख रही हूँ, लेकिन मैं पैसा नहीं लूँगी इसके एवज़ में। आप सोचो कि मैं इसके जो गलत आंसर हैं, उनको भी सही कर दूँगी, ऐसा नहीं है। चूँकि आज ढीली कॉपी चेकिंग का रवैया आ गया, तो मैं टीचर्स को भी यही कहूँगा कि आप ज़्यादा ज्ञानचंद ना बन के टाइट कॉपी चेक ना करें। क्योंकि लूज़ का मतलब ये नहीं है कि जो आंसर गलत है उनको भी सही कर दिया जाए। तो फिर जो एक व्यक्ति है उसको इस तरीके से काम करना चाहिए कि तुम कुछ भी करो, मैं तो ऐसे ही रहूँगा। मेरी सोच ये है। अनमोल जी, कई बार ये देखा गया है स्पेशली सरकारी स्कूलों में कि गवर्नमेंट का टीचर्स पे इतना दबाव होता है उनकी परफॉर्मेंस को लेके कि वो ना चाहते हुए भी मतलब बच्चों को पास करना ही पड़ता है ताकि उनकी जो बच्चों के पास होने की परसेंटेज है वो उनकी परफॉर्मेंस में काउंट हो सके। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। मैं कई बार लोगों को बोलता हूँ जब वो ये कहते हैं कि देखो सरकारी स्कूल का बच्चा भी मेरिट में आ गया या टॉप में आ गया, 1 2 3 रैंक में आ गया। मैं उनको कहता हूँ कि ये भी दबाव है। अगर सरकार ये नहीं दिखाएगी कि सरकारी स्कूल का बच्चा इतना आगे जा रहा है, तो फिर उनको पूछेगा कौन? उनके ऊपर सीधा एक इल्ज़ाम लगेगा कि सरकारी स्कूलों में तो पढ़ाई नहीं हो रही। तो ऐसा भी कर दिया जाता है कि उस बच्चे को टॉप कर दिया जाता है। इसमें भी घपलेबाज़ी होती है। साथ के साथ ये भी स्कूल्स के ऊपर दबाव होता है कि सारे बच्चे पास होने चाहिए। वो ये नहीं समझ पाते कि पास किस कसौटी पे हों। बच्चों को कुछ आता ही नहीं है, पास कैसे करें? आप अपनी जगह बिल्कुल सही हैं, दबाव भयंकर होता है। इस दबाव के कारण
वो बच्चे भी पास हो जाते हैं जिन्होंने साल भर में किताब पढ़ना तक नहीं सीखा, उनको लिखना नहीं आता। उनकी असली कंडीशन सरकारी स्कूल के टीचर्स भी जानते हैं, लेकिन सब अपनी आँख बचा के काम करते हैं। वो भी क्या करें, उनको भी सैलरी मिल रही है, वो कहाँ लड़ेंगे? अगर कोई टीचर लड़ता भी है, बच्चों को ईमानदारी से पढ़ाता है, तो कोई पढ़ना नहीं चाहता। आज प्राइवेट स्कूल में बच्चे नहीं पढ़ रहे, तो सरकारी स्कूल में कहाँ पढ़ेंगे? आप बात कर रहे हैं सरकारी स्कूल में दबाव की, मैं कह रहा हूँ प्राइवेट स्कूल्स पे भी दबाव है। वो कैसा दबाव है? पेरेंट्स का डायरेक्ट दबाव है। यहाँ राजनीतिज्ञों का दबाव है, वहाँ डायरेक्ट पेरेंट्स का दबाव है। पीछे उसमें भी पेरेंट्स हैं, सरकारी में भी, लेकिन यहाँ सामने पेरेंट्स हैं कि फीस किस बात की लेते हो? अगर बच्चा फेल ही हो गया तो? तो बच्चा भी ये जान चुका है कि मुझे जान-जान के पास किया जाएगा। अंदरूनी रूप से हर बच्चे को पता है कि मैं कुछ भी लिख के आऊँगा, पास होऊँगा। इसीलिए एजुकेशन का नाश हो गया। जब से एक नियम आया 2008 में कि चाहे कोई कुछ लिखे, नहीं लिखे, 8th 9th क्लास तक तो वो पास होना ही चाहिए। आज 8th बोर्ड की अगर हम बात करें, 5th बोर्ड की अगर हम बात करें 2024 तक, आगे का मुझे पता नहीं। तो ये बोर्ड भी अपने आप में एक मज़ाक है। ये इतनी बड़ी मज़ाक है कि हँसी आती है ऐसे सिस्टम पे कि वहाँ पर कॉपी चेक नहीं हो रही उनकी ढंग से। ऐसा लगता है दोनों हाथ से कॉपी चेक करी हुई है, नींदों में कॉपी चेक करी हुई है। जो एग्ज़ाम के सेंटर्स हैं, उन पे नाटकबाज़ी हो रही है। कोई किसको बता रहा है, कोई पेपर ही बता रहा है, कोई क्या हो रहा है, छोटे-छोटे बच्चे हैं, टाइम पास हो रहा है। और उसके बाद ग्रेडिंग सिस्टम है उसमें, हर किसी को पास करना है, तो फिर परीक्षा ले ही क्यों रहे हो जब सबको पास करना है तो? सबसे बढ़िया एजुकेशन का सिस्टम तब था, अगर नए युग की बात करें तो जब 8th बोर्ड चलता था और उसमें भी मार्क्स आते थे। बढ़िया बोर्ड था, 73-74% रिज़ल्ट जाता था। उस रिज़ल्ट में ज़्यादातर बच्चे जो नहीं पढ़ना चाहते, वो चलनी के तौर पे निकल जाते थे बाहर और क्रीम आगे जाती थी। एट लीस्ट वो तो होते थे, अगर क्रीम नहीं होती थी, जिनको पढ़ना-लिखना तो आता है। तो 10th के रिज़ल्ट तब से ही इम्प्रूव होने लगे। लेकिन वो सिस्टम खत्म कर दिया, वो बैरियर खत्म कर दिया, वो पूरा की पूरा कचरा अब 12th में आता है, 12th में भी रो-धो के पास हो जाता है। फिर सरकारी नौकरियों की जो कसौटी है वो इतनी हार्ड है, तो जो बच्चा नीचे नींव में कमज़ोर रह गया, वो आगे जाके कभी सेलेक्ट नहीं होता है, ज़िंदगी भर रोता रहता है, पेरेंट्स रोते रहते हैं और ये समाज पूरी तरह से खत्म हो जाता है, हमेशा क्लेश में ही रहता है। तो इनडायरेक्टली इस समाज को इस तरह का एजुकेशन सिस्टम, परीक्षाएँ और बच्चों के हाल, लोगों के मुनाफ़े खत्म कर रहे हैं, ये बात किसी को समझ में नहीं आती। चलते-चलते एक सवाल और मेरे ज़हन में है, वो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि शिक्षा के क्षेत्र में जो हमारा समाज है, जो सरकारी तंत्र है और जो स्कूल का पूरा स्ट्रक्चर है जिसमें टीचर्स, प्रिंसिपल सभी शामिल होते हैं, उनकी क्या भूमिका होनी चाहिए? उनकी भूमिका होनी तो कुछ और चाहिए, लेकिन हो ये गई कि वो खुद का घर भरना चाहते हैं। वो खुद के बच्चों को देख रहे हैं, लेकिन दूसरे के बच्चों को नहीं देख रहे। उनकी भूमिका यही होनी चाहिए कि वो अपने घर को घर छोड़ के आएँ, इवन वो अपनी पूरी ज़िंदगी में एक शिक्षक की भूमिका अपनाएँ। शिक्षक का मतलब ये है कि खुद जलता है दीपक की भाँति और दूसरे का जीवन चमकाता है। असली शिक्षक या असली गुरु वो ही है, तो उनकी भूमिका वो समझ ही नहीं पाते। सब आज प्रलोभन की दुनिया के साथ चल रहे हैं। वो शिक्षक भी बच्चों को ये सिखा रहा है कि ईमानदारी से कुछ नहीं होगा, तू भी मेरी तरह बेईमानी कर। उधर पेरेंट्स भी बेईमानी का सिस्टम लगा रहे हैं, तो पेरेंट्स और टीचर्स की नहीं बन पाती। जो टीचर बेईमानी करते हैं, वही पेरेंट्स की आँखों में धूल झोंक पाते हैं, वही क्रीम लगा पाते हैं। जो पेरेंट्स बेईमान हैं, वो बच्चों के साथ काम कर लेते हैं, फिर बच्चे भी बेईमान हैं। कोई मुट्ठी भर 1-2 व्यक्ति होते हैं ईमानदार, उनकी कोई सुनता नहीं है। तो असली भूमिका गुरु की तो ये होनी चाहिए कि वो अपना जीवन तो रख दे ताक पे और पूरी तरह से बच्चों के भविष्य के लिए लग जाए और दुनिया कुछ भी बोले, कितनी भी बेईमान हो जाए, लेकिन कम से कम उन बच्चों को तो अपनी बात सुनाने की कोशिश करे, जो बच्चे वाक़ई में सच्चाई और ईमानदारी से चलना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे ही गड़बड़ हो जाते हैं, कुछ लोग हैं, हम भी कोशिश करते हैं और उनको आगे बढ़ाते हैं। तो भूमिका की तो बात कुछ और है, लेकिन हो कुछ और गई है। होनी तो यही चाहिए कि ईमानदारी और सच्चाई की कसौटी पे शिक्षा चलनी चाहिए। मैं कहता हूँ कुछ भी ना चले, कम से कम शिक्षा तो चलनी ही चाहिए। तो दर्शकों, आज अनमोल से हमने जाना शिक्षा का क्या महत्व है, शिक्षा में एग्ज़ाम का क्या महत्व है और सरकारी तंत्र, टीचर और स्कूल किस प्रकार से शिक्षा में अपना योगदान दे रहे हैं, कितना सही, कितना गलत, ये तो हमें आपके विचारों से पता चलेगा। तो आप सभी से आज्ञा लेने से पहले मैं चाहूँगी कि आप सभी अपने-अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। साथ ही अगर आपका कोई सवाल है, जो आप अनमोल से पूछना चाहते हैं, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम जल्द से जल्द आपके उस सवाल को शामिल करेंगे अपने कार्यक्रम में। अभी आज्ञा दीजिए। नमस्कार।